and welcome to class 9th once again. Dear students, today we will learn about colloid, means type of solution. Topic is continue. तो आज हम colloid या colloidal solution आप कहेंगे उसके बारे में समझेंगे कि ये colloid या colloidal solution क्या होता है। तो देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है colloid, पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। बच्चों colloid एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें साइज़ जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर और 1000 नैनोमीटर की रेंज का होता है। मीन्स ए colloidal solution is a solution in which the size of solute particles is between 1 nanometer and 1000 नैनोमीटर। ओके, एग्जाम्पल जो है बेटा इसका हम टाइपिकल एग्जाम्पल जो है इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है colloid का वो ब्लड लेते हैं। ये जो ब्लड के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका साइज़ जो है हमारा यहाँ पे हम इसको colloid बोल सकते हैं ब्लड को, या colloidal सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर जो है वो होता है। यहाँ 100 है, ये एक्चुअली 100 नहीं, ये 1000 है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है यहाँ पे वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन ही होता है एक्चुअली। तो लेकिन सस्पेंशन के बारे में आपने याद रखना है, सस्पेंशन इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मतलब यहाँ पे ये हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है। ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी उस सॉल्यूशन को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये आपस में सेम कंपोजिशन नहीं करते हैं। इनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशंस जो होती हैं वो आप यूँ कहेंगे कि वो विजिबल होती हैं। जो भी चीज़ सस्पेंशन की होती है, कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो आपको अलग अलग से जो है वहाँ पे विजिबल हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक होमोजेनिटी जो है वो बनाए नहीं होते हैं, बल्कि ये हेटेरो होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट्स हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड, जिसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उस लिक्विड सॉल्वेंट के साथ जो है वो स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, बगैर उसमें डिज़ाल्व किए हुए। मतलब वो उसमें डिज़ाल्व होते ही नहीं हैं और सिर्फ स्प्रेड हुए होते हैं उस लिक्विड के साथ। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे आप ये गिलास देख सकते हैं, या बीकर आप कहेंगे, शीशे का गिलास है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाटर और मड लिया हुआ है, तो मडी वाटर हम इसको बुलाएंगे। इस सॉल्यूशन को हम मडी वाटर बुलाएंगे। तो ये मडी वाटर सॉल्यूशन जो है इट इज़ अ सॉल्यूशन बट स्पेशली इट इज़ सस्पेंशन। देखिए बेटा यहाँ पर इसके बॉटम पे आप देख रहे हैं कि ये जो सॉलिड सॉल्यूट मड है यहाँ पे, उसके पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं, और ये आपका वो जो फैंट सा लिक्विड हो गया है यहाँ पे स्प्रेड जो हो गया है इसका सॉल्यूट, यहाँ पे थोड़ा सा वो आपका अलग लेयर बनाए हुए यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप इन दोनों को जो है ना यहाँ पे अलग कर सकते हो, आप बता सकते हो, अलग कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आप इनको अलग से देख सकते हो कि ये एक चीज़ है, और यहाँ पर ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका वो वाटरिश पोर्शन है, सॉल्वेंट पोर्शन है, और ये आपका वो सॉल्यूट पोर्शन है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट इस तरह से हुआ है। तो कुल मिला के आप ये बात याद रखेंगे कि सस्पेंशन मीन्स a solution in which the size of particles of solute remains greater than 1000 नैनोमीटर। कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए ये भी हो गया बेटा। यहाँ से आगे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने कल के लेक्चर में जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कुछ ही पढ़े थे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक्वा सॉल्यूशन पढ़ा था, नॉन एक्वा सॉल्यूशन पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था। आज हम ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जितने भी हुआ करते हैं उनका कंप्लीट क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे हम सारे सॉल्यूशंस को एक बार यहाँ पे बताएंगे कि किस किस बेसिस पे जो है सॉल्यूशन की टाइप्स हुआ करती हैं। तो नंबर फर्स्ट मोड इज़
ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कि सोल्यूशन की टाइप्स सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बेटा solutions are of three types. These are true solution, colloidal solution or colloid or Zole you can say, or and suspension third one. Okay, तो यहाँ टेबलर फॉर्म में हमने इनको पहले हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको इस लेक्चर में कलाइड और सस्पेंशन का डेफिनेशन समझाया। अब चूंकि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन की टाइप हैं और वो ये तीन होती हैं, तो हम यहाँ पे इन तीनों को थोड़ा सा जो है इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे होमोजीनियस, यानी इनकी नेचर कैसी होती है। ये होमोजीनियस होता है ट्रू सोल्यूशन। देखो बेटा ट्रू सोल्यूशन में अगर आपको मैं पार्टिकल का साइज बताऊँ, आपने याद रखना है इन ट्रू सोल्यूशन द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज लेस देन, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन, इट इज़ लेस देन, कितना होता है ये, लेस देन होता है 1 नैनोमीटर। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ओके, और होमोजीनियस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप ट्रू सोल्यूशन का लेंगे, जैसे साल्ट डिज़ोल्व करेंगे आप वाटर में या शुगर डिज़ोल्व करेंगे आप वाटर में, तो वो जो साल्ट या शुगर आपका रहेगा वो चूँकि जब कुछ समय के बाद डिसअपेयर हो जाता है और वो आपका कंटेनर में मौजूद जो कंटेंट होता है, यानी वो सॉल्वेंट जो होता है, यानी लिक्विड जो है वो क्रिस्टल्स जो शुगर या साल्ट के आप लेते हैं यहाँ पे डिज़ोल्व करने के लिए, वो डिसअपेयर होके ये वाटर जैसा ही आपका फाइनली फिर इस बीकर में दिखता है। इसी का मतलब है कि होमो मीन्स सेम, मतलब ये दो चीज़ें आपने मिलाई थी और ये एक ही जैसी दिख रही हैं, इस चीज़ को हम कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन आप कर रहे हैं लेकिन उनको जो है आप एक ही सेम कंपोजिशन से नहीं देख रहे हैं, वो डिफरेंट हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वो दिख रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हेटेरो, जो कि कलाइड और सस्पेंशंस हुआ करते हैं। इसी कॉलम में आप देख लीजिए कि ट्रू सोल्यूशन को हमने होमोजेनस कहा और कलाइड या जोल को हमने हेटेरोजेनस कहा। यहाँ पर जो है कलाइडल सोल्यूशन के जो मतलब कलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो हेटेरोजेनस सोल्यूशन होता है, वहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके वो आपके अलग अलग, जैसे मैंने अभी मडी वाटर की बात की थी सस्पेंशन में, वहाँ पर आपने देखा था कि वो मतलब जो मड था डिपॉजिट हो गया था बॉटम पे, ठीक है नहीं, और वो जो थोड़ा सा फैंट वाटर जो हुआ था उस मड की वजह से, ठीक है, वो थोड़ा सा अपनी एक अलग से लेयर बनाए हुए था, तो दोनों जो है वो हमें दिख रहे थे, उनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशंस जो हैं वो दिख रहे थे कि यहाँ से ऊपर जो है ये वो वाटर है और यहाँ से नीचे जो है वो मड एक्यूमुलेट हुई है, तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोजेनस। तो कलाइड भी हेटेरोजेनस इन नेचर होता है और सस्पेंशन भी हेटेरोजेनस इन नेचर होता है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा साइज ऑफ सल्यूट। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स अगर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ तक साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स का सवाल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस वी कैन से द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर और यू कैन से 10⁻⁹ मीटर, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो कलाइड में आप यही चीज़ जब बताएंगे कि कलाइड में सल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, तो वो भी चूंकि मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया था वही आप याद रखेंगे। इट इज़ इन बिटवीन 1 नैनोमीटर, इट इज़ इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कहेंगे कि साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स कंटिन्यू सस्पेंशन में इज़ मोर देन 1000, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है पार्टिकल का साइज सस्पेंशन वाले सोल्यूशन में। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हम इनकी डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल्स जो ट्रू सोल्यूशन के होते हैं, अगर हम ट्रू सोल्यूशन या कलाइडल सोल्यूशन या सस्पेंशन को अगर हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो क्या ये फिल्टर पेपर से पास होंगे या नहीं। तो देखिए जानते हैं हम यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स, बेटा ये कैन नॉट नहीं है, ये कैन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ना वो पास हो सकते हैं, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल जो है वो फिल्टर से पास हो सकते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने एक कंटेनर लिया है, यहाँ आपका ट्रू सोल्यूशन है, जैसे साल्ट इन वाटर है या शुगर इन वाटर डिसॉल्व्ड है, तो अगर आप इस ट्रू सोल्यूशन बनाए हुए को एक और खाली कंटेनर में लेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप फनल का इस्तेमाल करेंगे
और फनल से आप इसको यहाँ पे डालेंगे, लेकिन फनल के ऊपर आप फिल्टर पेपर डालेंगे तो फिल्टर पेपर पे कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। यानी ये सारा का सारा सॉल्यूशन जो है ट्रू सॉल्यूशन ये यहाँ पे इस एम्प्टी बेकर या कंटेनर में आप कहेंगे उसमें आके जमा हो जाएगा, और यहाँ फिल्टर पेपर में कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बचेगी, ठीक है, डिपॉजिट नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर से भी जो है वो क्रॉस ऑफ होके इस खाली कंटेनर में जाके गिर जाता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर ट्रू सॉल्यूशन में। कलाइड में देखेंगे तो पार्टिकल्स, कलाइड में अगर आप देखोगे पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यहाँ पर भी एक कंडीशन रख दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल साइज़ होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, तो यहाँ पर भी इसके पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन में, अगर ये चीज़ हम देखेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है बेटा। अगर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपका सस्पेंशन वाला सोल्यूशन है, अगर यहाँ पे इस खाली कंटेनर ले रहे हैं आप और यहाँ पे फिर से वही अपरेटस ले रहे हैं, फनल ले रहे हैं आप, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फनल के ऊपर आप फिल्टर पेपर लगा दे रहे हैं, तो इससे जब पास करेंगे ना तो यहाँ पर जो है आपका सिर्फ सॉल्वेंट आएगा और सोल्यूट जो है वो आपका यहीं पे बच जाएगा, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ जो है वो बड़ा होगा और फिल्टर पेपर के पार्टिकल का साइज़ जो है वो छोटा होगा, वो उसको अपने आप से क्रॉस ऑफ होने नहीं देंगे। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इन सॉल्यूशंस की वो है स्टेबिलिटी, कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा ये मोस्ट स्टेबल होता है, और अगर कोलाइड की बात करेंगे ये स्टेबल होता है एंड सेटल ऑनली। देखिए स्टेबल तो होता है, पहले हम इसको स्टेबल बता रहे हैं, लेकिन इसकी इनस्टेबिलिटी का वो टाइम कब आ जाता है, अगर इसमें क्या हो रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है, ये एक्चुअली हमने आगे पढ़ना है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो हम इसको बेटा वहीं पे पढ़ेंगे। अभी अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन बोलने आपको लगूंगा तो इट विल टेक मच मोर टाइम, तो आप याद रखेंगे इस टर्म को कि सेंट्रीफ्यूगेशन से अगर हम कलाइड को क्या करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे तो उस समय जो है वो डिपॉजिट हो सकता है, सेटल डाउन हो सकता है कंटेनर में, ठीक है, तो तब वो स्टेबल नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अगर हम जनरली बात करेंगे तो इट इज़ आल्सो स्टेबल। उसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे, यू नो दैट योर सेल्फ यू नो दैट सस्पेंशन इज़ नॉट स्टेबल, वी कांट से दैट सस्पेंशन सोल्यूशन इज स्टेबल, बिकॉज कि अभी आपने कहा कि जब मडी वाटर को आपने देखा था ऊपर, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर आपको बता दूंगा कि मडी वाटर को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, ये देखिए वाटर ये सा आपको दिख रहा अलग से, और यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें आपको अलग से विजिबल हो रही है, ठीक है, और ये है इनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये थोड़ी ना हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे हेटेरो डिफरेंट है, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे बताएंगे ये प्रॉपर्टी इसमें कि ये जो ये थोड़ी ना हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये स्टेबल है। स्टेबल आप तभी बताओगे जब ये होमोजेनिटी को शो करेगा, होमोजेनियस रहेगा। तो ये होमोजेनियस क्योंकि नहीं है, हेटेरो है, लिहाजा ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। और ये सटल भी होता है, जैसे देखिए वहाँ पर अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है देखिए ये मड आपका यहाँ पे कैसे सेटल डाउन हो गया है, यहाँ पे बॉटम पर डिपॉजिट हो गया है। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होता है वो अनस्टेबल भी होता है, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि वो कंटेनर में बॉटम पे जो है वो सेटल भी होता है, डिपॉजिट भी होता है, यानी एक्यूमुलेट भी होता है, जमा भी हो जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी बेटा इनकी पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल देखेंगे तो मैंने आपको अभी तक जो है कल के लेक्चर से मैं आपको बोलते चला आ रहा हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, दैट मीन सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट हुआ करता है, उसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे वो आपका एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, या अगर आप शुगर को डिजोल्व करेंगे वाटर में ये आपका ट्रू सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास में अगर कलाइड है या कलाइडल सॉल्यूशन जिसे हम जोल भी कहते हैं शॉर्टली, इसका एग्जाम्पल जो है वो मिल्क हो सकता है। मिल्क भी एक सॉल्यूशन है और ये कलाइड होता है, ठीक है, इसको हम कलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आपका फॉग है, फॉग भी जो है इसी कैटेगरी में आता है, कलाइड में आता है या कलाइडल सॉल्यूशन में आता है। और इसी तरह से जो है वो सस्पेंशन है आपका, सस्पेंशन जो है ये मडी वाटर, अभी हमने कहा चाक एंड वाटर, ठीक है, या फिर स्मोक इन एयर। तो ये इतनी एग्जांपल्स जो है ये सस्पेंशन या सस्पेंशन सॉल्यूशंस की होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वंस हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ठीक है। तो बेटा आगे चलते हैं, और यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स यहाँ पे हम देखेंगे ज़रूर,
लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ कि जो ये कोलाइड या जोल या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ बेटा 2 फेजेस इसके होते हैं। फेज बोलो या आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेज या कंपोनेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, या बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? वन इज कॉल्ड डिस्पर्सिड फेज एंड अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक बेटा उसी तरह से जिस तरह से हमने बाइनरी सॉल्यूशन में पढ़ा था कि बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स या 2 फेजेस हुआ करते हैं, वन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड अनदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसमें हमने सोल्यूट को कहा था दैट कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन which is present in lesser amount, and solvent को कहा था that component of binary solution which is present in larger amount। तो ठीक उन्हीं तरह से यहाँ पर सिर्फ टर्म्स नाम अलग हैं, बाकी काम वही है। डिस्पर्सिड फेज को भी हम यहाँ पे कहेंगे कोलाइड में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, कि दैट कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। कोलाइड का वो कंपोनेंट, वो फेज जो स्मॉल प्रोपोर्शन में, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम डिस्पर्सिड फेज कहते हैं। दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम, ये दैट कंपोनेंट ऑफ कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोलाइड का कंपोनेंट, उसे हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों कोलाइड के, दे आर लार्ज एनफ टू स्कैटर। स्कैटरिंग जो है वो अच्छी खासी कर सकते हैं, किसी भी बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं, यानी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हिंडर कर सकते हैं। और जब मान लीजिए बीम ऑफ लाइट इस कोलाइड के पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करेगा तो ये लाइट जो है ये स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, ये इस तरह से डिविएट हो जाती है, जिस चीज़ को आप स्कैटरिंग कहते हैं। तो यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को जो है, बीम ऑफ लाइट को जो है वो क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू इट, जो उन पार्टिकल से लाइट पास हो रही होगी, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और वो जो पाथ है ना, इसका जो पाथ रहता है, रास्ता रहता है, उसे वो क्या बना देती है, विजिबल, मतलब वो हमको दिख जाता है। दस दे शो टिंडॉल इफेक्ट, इस चीज़ को बेटा कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट। ये जो मैंने आपको कहानी बताई ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग कर सकते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो इस तरह का फिनोमेना जो है वो जॉन टिंडॉल ने ऑब्जर्व किया था, तो इस वजह से इसको हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आप घर पे भी देख सकते हैं, अगर आपने ये प्रैक्टिकली अपने घर पे करना होगा तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप एक शीशे के गिलास में क्या लेंगे, कोलाइड लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, और यहाँ से इवन कि आप ट्रू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में आपको पाथ विजिबल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप क्या लगाएंगे, टार्च लगाएंगे, आप टार्च डाल दीजिए, यहाँ से वो लाइट सोर्स रहेगा आपके पास, तो जो भी लाइट यहाँ से आ जाएगी ट्रू सॉल्यूशन से वो पास हो जाएगी, क्योंकि वहाँ अंदर सॉल्यूशन में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा जो उसको रोक सकेगा, जो उसको स्कैटर कर सकेगा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, वो स्कैटरिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सस्पेंशन में देखेंगे या कोलाइड में देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि स्कैटरिंग शुरू कोलाइड से होती है और सस्पेंशन में तो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल का साइज थोड़ा इससे भी ज़्यादा होता है। तो कोलाइड के पार्टिकल जो है इतने, इनका साइज़ जो है वो लार्ज इनफ होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को जो है वो स्कैटर कर सकते हैं। तो जैसे ही बेटा आप कोलाइड लेंगे ना, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे ना, तो जैसे आप यहाँ से टॉर्च, आप घर बैठे बैठे अगर आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं ना, काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये लाइट जब इन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड पे स्ट्राइक करेगी तो ये कुछ स्कैटर हो जाएगी और इनका पाथ जो है वो आपको विजिबल होगा। यहाँ पर आपको ग्रीन नहीं, सॉरी, मतलब ग्लो, चमक सी जो है आपको यहाँ पर दिखेगी। आप देखना, एक शाइनिंग अपीयरेंस यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, ग्लो जिसको हम बोलेंगे, और उसी को हम बोलेंगे कि पाथ जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये देखा था एक्चुअली किसने, जॉन टिंडॉल ने, इसलिए हम इसको टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। और इसी तरह से आप इसको सस्पेंशन में, मतलब ये स्कैटरिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद है बेटा कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं एट रैंडम इन अ जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। देखो इसका मतलब ये है कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं ना, जैसे आपने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये भी मूव कर रहे होते हैं, मान लीजिए ये यहाँ की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पहुँचा, यहाँ से ये, अब ऐसा नहीं है कि ये लीनियरली जैसे आ रहा है स्ट्रेटली ऐसे जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से जो है सपोज़ कीजिए वो इधर आ गया है, और मान लीजिए यहाँ से जो है इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है, और मान लीजिए अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि रैंडम डायरेक्शन इसकी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी होगी, रैंडमली ये कहीं पे भी जा सकता है,
ठीक है, मूव करते करते। तो बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था जिसने कोलाइडल पार्टिकल्स के इस तरह की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था, और दैट इज़ वाई बेस्ड ऑन हिज नेम दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वाज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट. The collider particles are moving at random in a zigzag motion of all directions. So this type of zigzag, this is zigzag motion of collider particles is called Brownian moment. ठीक है, तो होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडोल इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, और ब्राउनियन मोमेंट जो है ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चूँकि हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब सेकंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये बेटा हमने पहले कल वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं ये किस बेसिस पर होते हैं सॉल्यूशन की टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट मीन्स क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये दो सॉल्यूशंस बनते हैं, फिर इनकी ये टाइप्स आती है। ये एक और है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी। तो ये तीनों किस बेसिस पर है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट यू कैन से। देखिए अगर हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ए सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम सॉल्यूट है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व, जितना वो डिसॉल्व कर सकता है। मतलब आपका सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जितना वो कर सकता है, लेकिन तो उसके बाद जब उसकी वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी जितना वो कर सकता है सॉल्यूट को डिसॉल्व, उसके बाद जब आप सॉल्यूट और ऐड करेंगे तो वो उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मैं आपको सिंपल डेफिनेशन ये भी बोलूँगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स फर्दर। मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने सॉल्वेंट वाटर लिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, आपने यहाँ पर साल्ट लिया, जैसे मान लीजिए ट्रू सॉल्यूशन जो बना रहे थे आपने 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है, 3 4 5 डालते गए, लेकिन ये डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन एक स्टेज एब्रप्टली ऐसी आ जाती है कि आप देख रहे हैं कि जो मैं अब ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि ये इसके बॉटम पे जो है वो सेटल हो रहा है, ठीक है। भाई देखिए इसमें भी तो कोई हिम्मत होगी ना कि ये अपने आप में इसको डिसॉल्व करेगा तभी तक जितना इसको रिक्वायरमेंट होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको अपने आप के अंदर जो है डिसॉल्व करना बंद कर देगा और वो बॉटम के कंटेनर पे जो है वो सेटल होता चला जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड, मींस व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। और दूसरी तरह से आप बताएंगे कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जितना इसका सॉल्वेंट होता है ना, तो उसमें वो सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम आ जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व, ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। इसका उलट होता है अनसैचुरेटेड, दैट मीन्स ए सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट का जो अमाउंट, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, वो बहुत कम होती है, बट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, जो किसी गिवन टेम्परेचर में डिसॉल्व होता है। लेकिन क्या होता है वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है, यानी ये सैचुरेटेड का उलट होता है। चलिए थर्ड टाइप जो है यहाँ पर वो होता है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लीजिए कि यहाँ पर आप ज़बरदस्ती इसको हम बोलेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा सॉल्वेंट था, मैंने सॉल्यूट यहाँ पर इसके साथ ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अमाउंट जो है मैं इसमें और डिसॉल्व कर दूँ, तो मैं इसको हीट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? हीट कर सकता हूँ। जब मैं इसको हीट करूँगा ना, तो हीटिंग जो है इसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाएगा, ये और सॉल्यूट कुछ आपको इस सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्व करके दे देगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो डिसॉल्व करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर से, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स जरा डेफिनेशन की ओर जाते हैं। ए सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आप बात करोगे, सॉल्यूशन सैचुरेटेड आप कर रहे होंगे, ठीक है नहीं, तो उससे आगे अगर आप फर्दर सॉल्यूट और चाहोगे इसमें डिसॉल्व करना, तो आप उसको हीट करोगे। तो जैसे आप उसको हीट करोगे तो तब जो वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसमें, तब आप ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट जो टाइप है हमारी आज के इस लेक्चर की,
वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये भी एक्चुअली हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, लेकिन आज मैंने कहा था आपको कि डिटेल जितना भी टाइप ऑफ सोल्यूशन है वो हम खत्म करेंगे। तो एक्वस सोल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्वेंट किस किस्म का है, क्या सॉल्वेंट है, क्या वाटर है जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, या फिर वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट वहाँ पर है जिसके साथ आपने सोल्यूट को डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया। तो चलिए जानते हैं। एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्वा मीन्स वाटर, आप याद रखिए एक्वा का मतलब वाटर होता है। ऐसा सोल्यूशन, डेफिनेशन देखिए, द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वा सोल्यूशन। जो जिस सोल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है उसे हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। और इसका उलट हो गया नॉन एक्वस, मीन्स द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर के अलावा कुछ और होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। वो वाटर के अलावा क्या क्या हो सकता है ये भी आपने एग्जांपल याद रखनी है, जैसे CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपका बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन होता है, ठीक है, या फिर आपका ईथर है, या अल्कोहल है, या एसीटोन है। ये वाटर के अलावा जो है अदर सॉल्वेंट्स माने जाते हैं। इनको बेटा हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, या आप थोड़ा हायर क्लासेस में जानेंगे। पोलैरिटी का मतलब आप यूँ याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव जिसका बन सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो वो वाटर है, लेकिन वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे, लेकिन इनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यहाँ पर कोई पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव हमको नहीं दिखते हैं, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, या हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, वाटर के अलावा जो ये वाले एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, तो इनको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस भी। तो देखिए जैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आज का जो है हमारा टॉपिक है, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और ये बताते हुए कि इसके एंड पे आपको ये क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे, ये आपको खुद ही आने चाहिए। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं हर वक्त आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इनटू ट्रू सॉल्यूशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है नहीं। देखिए मैंने मिल्क को भी डिस्कस किया, इंक है आपका, स्टार्च है आपका, डिसॉल्व्ड इन वाटर, इनको आपने बताना है कि क्या ये ट्रू सॉल्यूशन है या फिर क्या ये कलाइड है, यानी ये ट्रू सॉल्यूशन और कलाइड ही है, इनमें से आपने बताना है कौन ट्रू सॉल्यूशन है और कौन इसमें कलाइडल सॉल्यूशन है, ये आप मुझे बताएंगे। और खुद से भी आप ये कॉपी पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यही तो मैंने चीज़ आपको समझाई, ठीक है। दूसरा हो गया, ए सोल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया, एक सोल्यूशन बनाया गया है 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम ऑफ वाटर में जो है वो डिसॉल्व करके। व्हाट इज़ द मास परसेंट ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया है, मास परसेंटेज निकालना सिखाया है मैंने आपको, कैसे निकालेंगे एक बार फार्मूला फिर से बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट, देखिए बेटा यहाँ पर सोल्यूट जो है वो आपका यूरिया है गिवन, जो कि 5 ग्राम आप 95 ग्राम ऑफ वाटर में, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड करेंगे बेटा आप मास ऑफ, क्या करेंगे आप, मास ऑफ सोल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, समझ आ रही बात आपको, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सोल्यूशन करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ ध्यान करना, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं करेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे आप। तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकलेगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट निकलेगा। तो सोल्यूट का मास कितना है 5 ग्राम और सॉल्वेंट का मास कितना है 95, तो 95 प्लस 5 कितना हो गया 100, यानी जब आप यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा 100 के साथ, क्योंकि मास की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो उसके बाद आप यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ लिखेंगे आप मास ऑफ सोल्यूट गिवन में लिखेंगे 5, यूरिया था ना सोल्यूट आपका, वो डिवाइडेड बाई करेंगे 100, ठीक है, सोल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये 100 और 100 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो है आपका बेटा ये आ गया, इसका जो कंसंट्रेशन है वो जो है आपका मास परसेंटेज जो है इसकी वो 5 आ रही है यहाँ पे आपका आंसर। तो आपको ये खुद भी करना चाहिए था, लेकिन चलिए मैंने थोड़ा सा आपको फार्मूला वगैरह करके ये बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपको, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन की बताओ इन विच गैस इज डिसॉल्व्ड, लेकिन जिसमें आप क्या करोगे, गैस को डिसॉल्व करोगे। एक्वस मतलब जिसका सॉल्वेंट वाटर होगा, समझा रही बात, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ सॉल्यूट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो ये भी आप एग्जाम्पल इतना समझाने के बाद आपको ये एग्जाम्पल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही, होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया हो, और आना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी मेहनत से मैंने आपको ये लेक्चर बना के यहाँ पे प्रिपेयर करके थोड़ा सा पढ़ाया है। तो आप ध्यान करेंगे कि अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट है तो मुझे बताइए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर है आपका तो ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।